नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय महिला के इस पॉडकास्ट नवचेतना में। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं महिलाओं के जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में। साथ ही हम बात करते हैं उन चुनौतियों, उन समस्याओं के समाधान के बारे में भी। एक चीज़ हम अक्सर देखते हैं, हम बात करते हैं महिलाओं में समता के बारे में, समानता के बारे में। हम बात करते हैं महिलाओं में क्षमता और ममता के बारे में। मगर बात जब महिलाओं के वैवाहिक जीवन की आती है तो हम क्षमता को भूलकर सिर्फ ममता पर ही अपना ध्यान केंद्रित करने में रह जाते हैं। इस दिशा में राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अभिनव प्रयास तेरे मेरे सपने, जहां हम बात करेंगे विवाह पूर्व संवाद की। और इस श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रीषा साठे जी। स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज शादी को लेकर युवाओं में कंसर्न्स क्या हैं? शादी को लेके युवाओं में जो कंसर्न्स है उसमें प्रॉब्लम यह है कि शादी का जो पुराना मॉडल बरसों से चला आ रहा है ना, जब कॉन्टेक्स्ट अलग थे, ज़िंदगी से अपेक्षाएं अलग थी, जीने का तरीका अलग था, चैलेंजेस अलग थे, तब जो मॉडल था वो ही आज तक जो चला आ रहा है उससे उनको डर लगता है, क्योंकि वो उनका जो आज का लाइफ है ना उससे जोड़ नहीं पाते हैं। उनकी जो जीवन से अपेक्षा है, उनके प्रोफेशन है, उनके करियर्स हैं, उसमें जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, और ये सब जो है उसमें उनको लगता है कि ये जो पुराना वाला शादी का मॉडल है वो तो उसके अनुसार नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं लगता है उनको। और फिर उससे जुड़े हुए जो एक स्टेबिलिटी है, एक मोनोटोनी है, जो उस वक्त के जीवन की भी सच्चाई थी। आज मोनोटोनी आज के जीवन की सच्चाई नहीं है। हम कहते हैं कि नॉवेल्टी होनी चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। स्पेशली मीडिया तो बताता है कि योर डे हैज़ टू बी हैपनिंग, योर लाइफ हैज़ टू बी हैपनिंग। और ऐसी तो अपेक्षाएं ना ज़िंदगी से थी, ना डे टू डे रूटीन में थी। तो उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मॉडल आज के हमारे जीवन में कैसे रेलेवेंट होगा, कैसे मायने रखेगा। तो वो उस बारे में कंफ्यूज भी है और कंसर्न भी है, क्योंकि कमिटमेंट के बारे में भी उनको वही लगता है कि लड़कियों को भी प्रोफेशन है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, और फिर बच्चे भी पैदा करने हैं, बच्चों को बढ़ाना भी है। तो ये भी लगता है कि मेरा ऑब्स्टेटिक करियर और मेरा प्रोफेशनल करियर अगर पैरेलल जा रहा है तो मैं कैसे निभाऊंगी। उतनी सपोर्ट सिस्टम है नहीं। हमारी वर्किंग स्टाइल हो या हमारा वर्क कल्चर ऐसा हो जो स्त्रियों को इस बारे में कोई सपोर्ट नहीं देता है। तो या तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपना प्रोफेशनल लाइफ, या तो गिव अप करना पड़ता है। कभी कभार कुछ बच्चे में अगर प्रॉब्लम आए तो उसको गिव अप करना पड़ता है। और ये सब चीज़ें अब लड़कियां या महिलाएं नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनको अपने खुद के लाइफ की जो प्रोफेशनल एस्पिरेशंस हैं, करियर्स है, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, वो भी उनके लिए उतने ही मायने रखती है जितने की ये चीज़ें। तो लड़कियों को भी ये डर लगता है। तो उनको लगता है कि ये शायद मैं शादी करूँगी तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। And that is something which is really bothering young people now, because they cannot see a relevance of this model in their current life. तो आज महिलाओं ने चांद और मंगल को पूजने के साथ साथ चांद और मंगल पर मिशन भेजना शुरू कर दिया है। आज महिलाओं ने घर के साथ साथ दफ्तर संभालना शुरू कर दिया है। आपको लगता है यही अपेक्षा सबसे बड़ा कारण है इन रिश्तों के खराब होने का? ये अपेक्षा उनमें से सब अपेक्षाओं में से एक है, क्योंकि ना महिलाओं के लिए आज भी उनका बाहर का काम उनके घर के जिम्मेदारियों को कहीं भी रिप्लेस नहीं करता है। इट इज़ ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट शी डज इट ओवर एंड अबाव हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये तो किसी भी इंसान के नाते भी बहुत कठिन है कि ये भी संभालो और ये संभालने के बाद तुम्हारा काम संभालो। लेकिन लड़कों के लिए आज भी ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कों ने काम नहीं किया घर का तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करता है, बोल देते हैं, लेकिन उसमें वो उसकी गलती हो रही है ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन लड़की ने अगर घर के काम
इतनी अच्छी तरह से नहीं निपटाए तो हमेशा ये माना जाता है अभी भी कि उसकी गलती है या वो इनएफिशिएंट है, वो ये नहीं कर सकती है, दोनों संभाल नहीं सकती है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, वो महिलाओं के बारे में आज भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो लड़कियों को ये भी ये कंसर्न है कि ऐसा क्यों है। तो ये जो हिस्टोरिकली अनइक्वल रिलेशनशिप है ना, वो दोनों के लिए अभी कठिन है उस तरीके से जीना भी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आजकल लड़कियों को बोला जाता है कि अपने पैरों पे खड़े रहो, लेकिन लड़कों को ये बोलना हम ज़रूरी भी नहीं समझते। इतना हमने वो अज्यूम किया है कि लड़कों को तो अपने पैरों पे खड़े रहना ही है, तो उसको भी ये मोहलत नहीं है लड़कों को। कोई पर्सनालिटी ऐसी है जिसको बाहर की जिम्मेदारियां ये नहीं लेनी है, वो स्ट्रेसर्स जो बाहर स्ट्रेस रहता है बाहर की ज़िंदगी में, वो उसे लगता है कि नहीं मुझे उसको डील करना है, तो उसको हाउस हस्बैंड होने की आज भी इतनी मोहलत समाज नहीं देता है। तो ये जो बात है ना कि दोनों के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स है और उस कंस्ट्रेंट्स को कैसे डील करना है, इसमें वो उलझे हुए हैं, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है। और जब भी कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज्ड होती है तो वो प्रोक्रास्टिनेट करती है, डिसीजन लेते नहीं हैं, आगे 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 ढकेलते रहते हैं। सो दैट्स हैपनिंग विद द यंगस्टर्स राइट नाउ। तो मैम आपने बताया कि घर और दफ्तर को साथ संभालने वाली अपेक्षा एक अपेक्षा है, इसके अलावा बाकी क्या अपेक्षाएं महिलाओं से या पुरुषों से भी की जाती हैं? जैसे मैंने कहा कि पुरुषों के लिए तो ब्रेड विनर होना कंपलसरी है। और सिर्फ पुरुषों से और स्त्रियों से ऐसे नहीं, जो विवाह करना चाहते हैं, जो शादी करना चाहते हैं, उन लड़कों के और लड़कियों के भी अपेक्षाओं में आज भी उसी पुराने अपेक्षाओं के कुछ ना कुछ तो फुटप्रिंट्स है या फॉसिल्स है मैं कहूँगी। जैसे कि अपीयरेंस, एजुकेशन और इनकम, इनका अगर प्रायोरिटी का ये हम लोग दोनों को पूछे कि लड़के की लड़कियों से क्या अपेक्षाएं हैं और उसमें नंबर 1 2 3 क्या है, और लड़की की लड़कों से क्या अपेक्षा है उसमें 1 2 3 क्या है, तो हमेशा आज भी मैट्रिमोनियल पे भी यही दिखाई देता है कि लड़कों की लड़कियों से अपेक्षा में पहला अपीयरेंस है, दूसरा एजुकेशन है और तीसरा इनकम है। और लड़कियों की लड़कों से जो अपेक्षा है उसमें आज भी पहला इनकम है, दूसरा एजुकेशन है और तीसरा अपीयरेंस है जी। ये मैट्रिमोनियल में देखा जाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबके सब इसी तरीके से सोचते हैं, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है ना वो आज भी वैसे ही है। अब ये अनइक्वल अगर है कितनी छोटी छोटी चीज़ों में, यानी कि लड़की की ऊंचा हाइट अगर 5 फीट 2 इंच है तो मैट्रिमोनियल में लिखा होता है कि लड़के की हाइट कम से कम 5'4" तो होनी चाहिए। लड़की की सैलरी अगर 50,000 है तो लड़के की 50,000 प्लस होनी चाहिए। यानी कि कौन किसका वनअपमनशिप रहेगी किसकी और किसकी पोजीशन सबसर्विएंट रहेगी, चॉइस किसके ऐसे रहेंगे, ये आज भी बहुत ज़्यादा तौर पे दिखाई देते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर ये क्राइटेरिया है तो ऑब्वियसली उसके और भी परकशंस होने वाले हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे कि लड़की की अगर सैलरी कम है और घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या किसी भी कारण किसी एक को घर में रहने की ज़रूरत पड़ जाए तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी नौकरी छोड़ के घर बैठे क्योंकि उसकी सैलरी कम है। जी। ये बहुत मंडेन सी बात है, लेकिन हम उसको इतना ऑटोमेटिकली इस तरीके से सोचने लगते हैं कि भाई इसके पैसे से तो घर नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी लाइफ स्टैंडर्ड है, उसके लिए तो इतना इनकम होना ज़रूरी है। तो फिर अभी क्या करना है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है तो उसने ही करना है। तो ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें
खड़ी कर रही है। मैम, आपकी बात के बाद एक चीज़ अब नोटिस कर पा रहा हूँ कि हम अखबारों में वर्षों से शादी के एडवर्टाइजमेंट्स में देख रहे हैं, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि हाँ, ये तो समाज में हो रहा है कि हम शादी के समय भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि पुरुष का कद महिला से ज़्यादा होना चाहिए, और सिर्फ फिजिकली ही नहीं, सोशली और इकोनॉमिकली भी। इकोनॉमिकली है, कद भी नहीं, रंग भी। जी। तो लड़के का रंग अगर थोड़ा डार्क हो तो चलेगा, तो वो लड़की को चल जाता है, लेकिन लड़का अगर गोरा है तो उसको लड़की डार्क कलर की नहीं चल जाती है। जैसे मैंने कहा कि इसके लिए भी एक्सेप्शंस है तो है, फिर भी ये माइंडसेट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई इसी तरीके से सोचता है, लेकिन ये माइंडसेट है, और ये इनइक्वालिटी बिना वजह है। वो सिर्फ क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्योंकि उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो वैसे के वैसे चला आ रहा है, और अपेक्षाएं तो अलग है पहले से। तो ये कैसे होगा? जी। तो इस पुरानेपन में ये जो हमारा अभियान है तेरे मेरे सपने, ये किस तरह नयापन लेकर आएगा? तेरे मेरे सपने का जो अभियान है ना, उसमें यही करना पड़ेगा अब युवाओं को। उनको खुद के लिए कैसे शादी कैसे रहेगी, शादी का नेचर कैसे रहेगा, दोनों के सपने एक साथ कैसे जाएंगे, क्योंकि वो लव मैरिज हो या मैट्रिमोनियल से अरेंज्ड मैरिज हो, शादी के बाद तो वो लव स्टोरी नहीं रहती है ना, इट्स अ लाइफ स्टोरी दैट दे आर बिल्डिंग अप टुगेदर। तो उस लाइफ स्टोरी के इसेंशियल्स क्या होंगे, उस स्टोरी के हेडिंग्स क्या होगी, टॉपिक्स क्या होंगे, उनकी दिशा क्या रहेगी, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, दोनों खुद की ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, और फिर परिवारों के साथ कैसे जुड़ना है, कैसे जोड़ना है, इसके बारे में भी उनको सोचना पड़ता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ तो शादी सिर्फ दो लोगों की होती नहीं, दो फैमिलीज़ की होती है। तो ये भी सारी चीज़ें जो है तो वो उनको अब खुद को ढूंढनी पड़ेगी। ये जो पुराना मॉडल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ख़राब है या बुरा है, लेकिन वो जिस कॉन्टेक्स्ट में था वो कॉन्टेक्स्ट अब रहा नहीं है। तो अभी उनको पूरा ये रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और शादी से जो एक्सपेक्टेशंस है उनको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। जी। तो पुरानी एक्सपेक्टेशंस लेके जाएंगे और ये शादी चलेगी, वैसे यहाँ से आगे डेफिनेटली नहीं होगा। और इसलिए वो प्रयास उनको खुद को करना है, क्योंकि पहले वाली जो पीढ़ी है, पहले वाली जो जनरेशन है, उनको ये सब नया है, क्योंकि उन्होंने उनकी ज़िंदगी जो जी है वो इसी तरीके से जी है, उनके चॉइसेस ऐसे ही रहे हैं। एक बार शादी हुई इसका मतलब वो निभानी है, उसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं थी। सो दैट्स द वे दे लेड देयर लाइफ। तो वो उनको ज़्यादा कुछ सुझाव भी नहीं दे सकते। उनका जो मॉडल उनको डेवलप करना है उसके बारे में बुज़ुर्ग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कुछ उनके एक्सपीरियंस के बलबूते पर कुछ तो बोल सकते हैं, लेकिन ढूंढना तो उनको ही पड़ेगा। जी मैम, आप एक्सपर्ट हैं इन सभी मामलों की। मेरा सवाल आपसे लास्ट में बस यही रहेगा कि जहाँ लव मैरिज होती है, जहाँ दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को चूज़ करते हैं, क्या वो रिश्ते अरेंज मैरिज के मुकाबले ज़्यादा अधिक लंबे समय तक चल पाते हैं? नहीं, मैंने जैसे कहा कि वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, शादी के बाद ना दे आर गोइंग टू बिल्ड अ लाइफ स्टोरी टुगेदर। आने का रास्ता कुछ भी हो, लेकिन उसके बारे में बाद में जो करना पड़ता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि व्हाट ब्रिंग्स टू पीपल टुगेदर रेयरली कीप्स देम टुगेदर। अब युवाओं को ये समझना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लव मैरिज तो करते हैं, 8-8, 10-10 बरस का एक दूसरे के साथ पहचान होती है, कोर्टिंग पीरियड होता है, लेकिन शादी के बाद 10 महीनों में वो फैमिली कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं। तो वो शादी अरेंज मैरिज से हुई है या लव मैरिज से हुई है, इससे कोई ज़्यादा ये नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि किस सोच से ये शादी हो रही है, कितना एक दूसरे को जानने की, खुद को जानने की कोशिश की है, एक दूसरे को जानने की कोशिश की है, और आगे जाके खुद में क्या बदलाव लाना है। अगर मुझे शादी चाहिए, मुझे ये रिश्ता चाहिए, तो मुझे खुद को कैसे मैरिजेबल बनाना है,
ये जो बात है, ये जहाँ भी सोची जाती है वहाँ पे वो रिश्ता अच्छा होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो शादी के स्टेशन पे आप कैसे पहुँचे, इसका इतना महत्व नहीं रहता है जितना ये चीज़ों का महत्व रहता है कि कितना जाना है, कितना सोचा है। क्योंकि शादी के बाद दोनों अगर स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट में या स्टीरियोटिपिकल रोल में चले गए तो या तो वो मैट्रिमोनियल से हुआ हो या लव मैरिज हुआ हो, अनबन तो होनी है, प्रॉब्लम तो आने हैं अगर दोनों स्टीरियोटिपिकल रोल में चले गए तो मुझे लगता है कि ये जो बात है ना। और दूसरी बात मैं हमेशा कहती हूँ कि नो रिलेशनशिप इज़ कैक्टस। तो हर एक रिलेशनशिप को नर्चर करना ज़रूरी होता है। और वो ख्याल अगर नहीं रखा दोनों ने, कैसे भी आए हो शादी के मंडप में पहुँचे हो, लेकिन ये ख्याल नहीं रखा और ये मान के चले कि अब हो गई है शादी तो वो टिक जाएगी अपने आप, तो ये तो यहाँ से आगे नहीं होने वाला जी। इसलिए उनको उस रिश्ते में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को मैरिजेबल करना पड़ेगा। और फिर कहीं जाके, जैसे कहते हैं ना, आजकल मीडिया कहता है मेड फॉर ईच अदर, मैं कहती हूँ मोल्ड फॉर ईच अदर। और ऐसे अगर आगे जाओगे तो कहीं जाके मेड फॉर ईच अदर बन जाओगे। जी। मेड फॉर ईच अदर से शुरुआत नहीं होती है, मोल्डिंग फॉर ईच अदर से शुरुआत होती है और फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। जी। तो ये बात अभी कि ये सफ़र है। अब लॉन्जिविटी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको करियर भी करना है, घर भी संभालना है, बच्चे चाहिए है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि वी ऑल नो दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो वो पूरी सपोर्ट सिस्टम कैसे होगी, अगर फैमिली की नहीं है सपोर्ट सिस्टम तो और कैसे होंगे, दोस्त होंगे या ऐसी कुछ सर्विसेज हम लोग लेने वाले हैं, ये सब चीज़ों के बारे में उनको सोचना पड़ेगा। जैसे पहले ऑटो पायलट पे जाते थे ना कि बस बड़े हो गए, पढ़ाई ख़त्म हो गई, पैसा कमाने लगे, लड़की को हाउस होल्ड चोर्स और खाना पकाना ये वो घर संभालने आने लगा, शादी कर दी, बच्चे हो गए, फिर घर में सब इतने लोग थे उनमें वो बच्चे पले बड़े और उनकी भी शादी हो गई। ये जो पूरा ऑटो पायलट पे चलता था ना, अब वैसे तो ऑटो पायलट पे नहीं जाएगा। तो अब रीडिज़ाइन करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, रीकैलिब्रेट करना है, तो वो तो कोई पहले वाली जनरेशन नहीं कर सकेगी। वो अब युवाओं को ही ये हाथ में लेना है और इसलिए खुद को सक्षम बनाना ज़रूरी है। ये जो तेरे मेरे सपने का जो अभियान है ना, वो इस सक्षमता के बारे में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और निश्चित ही इससे युवाओं को एक नई प्रेरणा मिलेगी। और साथ ही आपकी बात मैं अपने दर्शकों से फिर दोहराना चाहता हूँ कि साथियों, शादी विवाह मरुस्थल के कैक्टस की तरह नहीं है कि आपने लगाया और भूल गए। ये खेत खलिहान में लगे ईख की तरह है, जिसे हर दिन सींचना ज़रूरी है ताकि रिश्तों में मधुरता आ सके। धन्यवाद।